मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही बेमन से बना रहा हूँ। मन बिल्कुल ठीक नहीं है, तन भी ठीक नहीं है, लेकिन बिस्तर पे पड़े-पड़े लगा कि यदि ये बात अभी नहीं कहूँगा, तो शायद फिर कहना कोई अर्थ नहीं रखेगा, महत्व नहीं रखेगा। इसलिए आज अपनी बात कह रहा हूँ। और वैसे इस वीडियो पर चिपके हुए पोस्टर की इबारत से आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रुझान सामने आने लगे हैं। मैंने आज दिन भर टीवी नहीं देखा, अखबार नहीं पढ़े। मित्र लोग ही मुझे आगे रह कर मुझे खबरें देते रहे, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त मुझे अंतिम सूचना ये दी गई है कि एनडीए 291 और इंडिया 233 से सीटों पर आगे चल रहे हैं। जाहिर है किसी एक पार्टी को तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला होगा। मेरे पास पार्टीवार आंकड़े नहीं हैं, कुछ भी आंकड़ा नहीं, सही बात तो ये है। लेकिन पूरे समूह के न चुनाव पूर्व हुए गठबंधनों के आंकड़े हैं, और उससे लगता है कि एक सर्वाधिक सीटों वाली संख्या पार्टी शायद भाजपा उभर के सामने आएगी। और जैसा कि संविधान की व्यवस्थाएं हैं, उसी सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से बुलावा आना चाहिए, आएगा भी सही। लेकिन जो कुछ स्थिति बन रही है उसमें मैं उससे पहले अपनी बात आगे बढ़ूं उससे पहले कह दूं कि तमाम असहमतियों के बावजूद, मेरे तमाम मित्रों द्वारा मेरी हंसी उड़ाई जाने के बावजूद, सीपीएम के प्रांतीय सचिव जसविंदर सिंह जी द्वारा मुझे खूब अच्छी तरह समझाइश देने के बावजूद, मैं उन लोगों में शरीक हूँ कि चाहे जो हो जाए, आएगा तो मोदी ही। आज भी मैंने अपना वही निष्कर्ष दोहराया है कि आएगा तो मोदी ही। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। चुनाव पूर्व गठबंधनों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। वास्तविकता तो अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आएगी, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने कोई आंकड़े जारी नहीं किए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि एनडीए की हालत खस्ता देखकर चुनाव आयोग ने कई जगह पर मतगणना धीमी करने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। ये आरोप लग रहे हैं। ऐसे आरोप लगते हैं, इनमें कभी सच्चाई होती है, कभी नहीं होती, कभी आशंकाएं होती है, कभी तथ्य होते हैं। ईश्वर, वास्तविकता ईश्वर ही जाने। लेकिन ये बात तो सही है कि 400 पार वाला नारा ध्वस्त हो चुका है, और मुझे लगता है कि भाजपा 2019 के मुकाबले कम सीटों पर जीती होगी। खुद मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो वाराणसी से 1,52,000 से वोटों से जीते हैं। इसके मुकाबले मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो हमारे रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार अनीता नागर उनसे ज़्यादा वोटों से जीती होगी। और ये बताया जा रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी शायद 4 लाख के आसपास वोटों से जीते हैं, जबकि सोनिया गांधी अंतिम बार वहाँ तो शायद 1.5-2 लाख से जीती थी। कुल मिला के ये है कि समूचा परिदृश्य और समूचे तथ्य, वास्तविकताएं मोदी जी के पक्ष में तो नहीं जा रही हैं। मोदी जी की छवि ध्वस्त हुई है, और बार बार अंदर वाले खेमे से खबरें आ रही हैं कि इस बार भाजपा के अंदर और भाजपा और मोदी, मतलब 2 स्तर पर, भाजपा पार्टी के अंदर भी और भाजपा और संघ के अंदर भी कुछ संघर्ष जैसी स्थिति बनी हुई है, असहमति जैसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपको यदि याद होगा कि 5वें दौर के मतदान के बाद में नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ये कहा था कि अब उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे भी पहले, आपको याद हो कि नहीं हो, मुझे अचानक याद आया कि संघ ने घोषणा कर दी थी कि वो अपना शताब्दी वर्ष समारोह नहीं मनाएगी। 1925 में संघ की स्थापना हुई थी, और 2025 में संघ के 100 वर्ष की अवधि पूरी हो रही है। तो जहाँ हम, आप और हम तो, हमारे 2-2 साल, 10-10 साल, 5-5 साल की भी कोई किसी दुकान में 5 साल पूरे कर लिए होते हैं, तो हम जश्न मनाते हैं। शादी की 25वीं सालगिरह, शादी की 50वीं सालगिरह, 60वीं सालगिरह, इस तरह से हम कोई समारोह मनाने का मौका नहीं चूकते। और मोदी जी तो कुल मिला के समारोह प्रिय व्यक्ति हैं। उनके तो जिससे कहिए, उनकी पहचान ही यही है कि वो अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हैं, अच्छे इवेंट मैनेजर हैं। और किसी भी बात को, वो तो है ना, मातम को भी इवेंट में बदलने में बड़े बड़े माहिर हैं। तो ऐसे में संघ यदि घोषणा करता है कि वो अपना शताब्दी वर्ष समारोह नहीं मनाएगा, तो ये सीधी सीधी सूचना है
कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की प्रमुखता में संघ को अपना शताब्दी समारोह नहीं मनाना है। क्योंकि जो मुझे नागपुर के मित्रों ने बड़ी विचित्र खबर बताई है मित्रों, बहुत विचित्र खबर बताई है, और इसको आपको कहने से पहले ही समझ लीजिए कि मुझे अपने आप को कसौटी पे कसना पड़ रहा है। नागपुर के मित्रों का कहना है कि संघ के व्यवहार के, संघ के रूखेपन की वजह से खुद मोदी चाहते थे कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बने। दोहरा रहा हूँ, मेरी बात को आप कहीं अन्यथा नहीं ले लें, कुछ और नहीं सुन लें। नागपुर में संघ के मुख्यालय में अंदर जिनका जीवंत संपर्क है, ऐसे पत्रकारों ने मुझे बहुत जिम्मेदारी से बताया कि संघ और संघ के मोदी जी से संघ की नाखुशी के चलते मोदी जी खुद चाहते थे कि इस बार वो तो जीतें, सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन के आए, एनडीए जीते, लेकिन सरकार भाजपा नहीं बना सके, एनडीए नहीं बना सके, ऐसा वो चाहते थे। मैं इस पूरी अंतर्गता पर अलग से पूरा एक वीडियो अलग से 1-2 दिन में बनाऊंगा, और संघ और भाजपा और संघ और मोदी इनके बीच इस त्रिकोण में जो रोचक और बड़ी संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है, उसका बखान आपको करूँगा, आपको बताऊँगा, तो शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। कहने से पहले मुझे भी 100 बार सोचना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं वापस 298 पर एनडीए, 233 पर इंडिया। तो सरकार तो मुझे लगता है कि बिल्कुल लगता है, क्या निश्चित रूप से सरकार तो एनडीए की बनेगी। मुद्दा आएगा एनडीए का नेतृत्व कौन करे और प्रधानमंत्री कौन बने। संघ ने दो टूक कह दिया है पार्टी को कि वो मोदी को पसंद नहीं करती है, मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहती है, और उन्होंने मोदी का विकल्प पार्टी के अंदर चुन लिया है। किसे चुना है? गडकरी को। आप याद कीजिए, गडकरी अपने चुनाव हो जाने के बाद में बिल्कुल शांत हो गए थे, सुप्त हो गए थे, लेकिन संघ ने उन्हें फिर से सूचना दी और कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने की प्रक्रिया संघ ने शुरू कर दी है, आप वापस मैदान में जाइए। और उसके बाद वो कहीं शायद उत्तर में गए थे, हिमाचल या उत्तराखंड में कहीं गए थे चुनाव प्रचार के लिए। तो संघ बिल्कुल नहीं चाहता है, और अब एनडीए के घटक दलों के बीच में संघर्ष नहीं होगा। एनडीए भाजपा, एनडीए का मतलब ही भाजपा है, बाकी सब तो बेचारे कहने के लिए, खाना पूर्ति के लिए हैं। लेकिन वास्तविक संघर्ष अब शुरू होगा संघ और मोदी जी के बीच में, पार्टी के बीच में भी नहीं, मोदी जी के बीच में। और मोदी जी कितने आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, ये आप हम देख चुके हैं। वे अपने से आगे कुछ भी नहीं देखते, किसी को नहीं देखते हैं, सबको खारिज कर देते हैं। और संघ नहीं चाहता, क्योंकि संघ के जो उसके अपने सिद्धांत नारे हैं, राष्ट्र प्रथम, दल प्रथम, व्यक्ति अंतिम रूप से प्रथम। लेकिन मोदी जी के नियम एकदम उल्टे हैं। व्यक्ति प्रथम, व्यक्ति में भी मैं प्रथम, दल नंबर 2 पर, राष्ट्र का अता पता होके नहीं हो भगवान जाने। तो अब अंदर संघर्ष बनेगा। लेकिन मैं जानता हूँ, आपने भी देखा, सारी दुनिया ने देखा है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मोदी और शाह किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और खरा करने में किसी भी सीमा तक जाएं कि नहीं जाएं, खोटा करने में किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, हम लोगों ने देखा है। मुझे ठीक से सन याद नहीं आ रहा, पर एक किसी विधानसभा चुनाव के बाद में किसी प्रदेश में भाजपा की उपस्थिति नगण्य थी, लेकिन राम माधव किसी टेलीविजन चैनल पर बात कर रहे थे, तो जब टीवी की ओर से सवाल आया था कि वहाँ तो आपकी उपस्थिति लगभग नगण्य विधानसभा में, फिर भी आप सरकार बनाने का दावा कैसे करते हैं, तो राम माधव ने बहुत हंसते हुए कहा था, दुष्टतापूर्वक हंसते हुए कहा था कि हमारे पास शाह है ना, वो किसी के पास में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लगता है, क्योंकि देखिए मोदी जी के लिए ये अपने जीवन का और देश के इतिहास में अपना नाम लिखाने का दुर्लभ अवसर है। नेहरू के बाद में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। ये वो मौका है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इतिहास पुरुष बन सकते हैं, नेहरू का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये रोचक होगा कि संघ और मोदी एंड कंपनी, इनके बीच के संघर्ष में किसकी जीत होती है। क्योंकि संघ के, भाजपा की परंपरा तो है कि जो संघ कहता है भाजपा को माननी ही पड़ती है, भले अच्छा हो या बुरा हो, उसकी गुणवत्ता पर और उसकी जिससे कहिए कि औचित्य पर कोई सवाल कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। संघ के अनुशासन में केवल सुनना ही सुनना कहा गया है, आपको प्रश्न पूछने के अधिकार वह नहीं दिए गए हैं। तो अब देखना ये है कि मोदी और संघ के बीच में जो संघर्ष होता है उसमें स्थिति क्या बनती है। लेकिन मोदी जी की आत्ममुग्धता
उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ भी कर गुजरने की उनकी ट्रैक रिकॉर्ड और अपने मन मुताबिक राजनीतिक स्थितियां और आंकड़े जुटाने में शाह की सिद्ध हस्तता, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये देखते हुए मुझे तो साफ साफ लग रहा है, और मेरे मित्र मुझसे मुझसे असहमत मित्र, मेरी चिंता करने वाले मित्र भले ही कितने ही दुखी हों, कितने ही परेशान हों, मेरा तो मानना है कि भले ही एक दिन के लिए, भले ही एक घंटे के लिए अगला प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में जो प्रधानमंत्री होगा वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। इसलिए अच्छा लगे या बुरा लगे, अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे, तबीयत खुश हो या नासाज हो, मैं खुद भी दुखी हूँ सुखी हूँ कोई अर्थ नहीं लगता, लेकिन मुझे साफ नज़र आ रहा है इनका कुछ तो भी कर देने की अकूत अकल्पनीय क्षमता को सलाम करते हुए, क्योंकि मोदी और शाह वो सोचते हैं जो बाकी मुझे लगता है कभी कभी लगता है कि ईश्वर भी नहीं सोच पाता होगा। इसीलिए मोदी जी ने तो अपना आपको ईश्वर का अवतार ही कह दिया है। उन्होंने खुद को जीवात्मा मानने से इनकार कर दिया, देवात्मा उन्होंने घोषित कर दिया। बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, और नॉन बायोलॉजिकल मतलब देवात्मा, बायोलॉजिकल मतलब आप हमारे जैसे जीवात्मा, तो वो तो देवात्मा है। तो मुझे लगता है कि शाह और मोदी वो कल्पना कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं जो शायद ईश्वर भी नहीं सोच सकता। तो जो लोग ईश्वर को बात दे सकते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे अखंड विश्वास है और अपनी धारणा को दोहरा रहा हूँ, कुछ हो के नहीं हो, चाहे कुछ कर ले। वैसे अगले भविष्य के अगले पल में क्या छुपा हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे साफ साफ लग रहा है और मैं अपनी ओर से घोषणा कर रहा हूँ कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाने के बाद में, दलवार स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद में, जब प्रधानमंत्री पद के शपथ समारोह होगा तो वहाँ पर एक बार फिर से हम नरेंद्र मोदी को कहते हुए पाएंगे, मैं नरेंद्र दामोदर मोदी संविधान की शपथ लेता हूँ कि वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए अगली सरकार का स्वागत कीजिए, आपको अच्छा लगे न लगे, अपने अगले प्रधानमंत्री मोदी होंगे ऐसा मेरा कहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आएगा तो मोदी ही। धन्यवाद। मेरा चैनल बैरागी की बातें अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे मदद कीजिएगा। फिर से धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं। देश को नई सरकार के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं। नई सरकार हमारी जो भी बने वो देश के हितों का अनुकूल बने, हमारे देश को दुनिया में रोशन करने के लिए अपने काम करें, ऐसे काम करें जिस पर हम सबको गर्व है। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।